तो कल की क्लास में हमने बेसिक फॉर्म में किस तरीके से कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक रिएक्शन होती है और किस तरीके से इंडिकेटर को हम यूज़ करके वहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें बनने वाले जो आयन्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक था जो हमने वहाँ पढ़ लिया है फर्स्ट में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जा रहे हैं वापस इसी को समझने के लिए डेटिव बॉन्ड को समझते हैं। तो डेटिव बॉन्ड इज ए सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड form of the two electrons, but in the dative bonds the electrons pair are donated from one atoms to the another, and the atoms give the electron pair is known as the donor, and while the atoms accepted electron pair is known as a acceptor. And the bond is represented by an arrow from the donor to acceptor. तो ओवरऑल हम इसको एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा, डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बॉन्ड है वो कैसे बन रहे हैं कि हमारे पास कोई एक मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन, जैसे अपने पास कॉपर है। तो कॉपर के ऊपर यहाँ पे चार्ज कितना है, Cu+2। ठीक है, Cu+2 है, इसका मतलब वो अपने आप में न्यूट्रल से अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, उसकी एटम की स्थिति से वो आयनिक कंडीशन में आ चुका है, केटायन फेज में 2 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर कम है। तो इसका मतलब +2 है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब ये अपने ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग जो नाइट्रोजन है अपने पास, जो अपने आप में लिगेंड के फॉर्म में कॉपर से बाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे 4 अपने पास में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो अमोनिया है, 4 जो हमारे पास जो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप में नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है उसको यहाँ पे कॉपर+2 को यहाँ पे अपने आप में दे रहे हैं और डेटिव बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 4 डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं। यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन हमने बनाया है, तो डायरेक्शन क्या है, द बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरो। तो यहाँ एरो से हमने रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर कॉपर को दे रहा है। तो इस तरीके से इसकी डायरेक्शन को बता रहे हैं किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है। यहाँ पे अगर अमोनिया अगर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो वो टोटली इलेक्ट्रॉन कॉपर को नहीं दे रहा है, वो क्या कह रहा है, खुद का अधिकार भी उसके ऊपर रखे हुए हैं, मगर वो उसने कॉपर को अपने अंदर वहां रखने के लिए, ऑर्बिटल में रखने के लिए उसने वहां पे देखे बॉन्डिंग बनाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आया कोवेलेंट बॉन्ड, सिमिलर टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं, मगर कोवेलेंट बॉन्ड में आप क्या कह रहे हैं, सहसंयोजक बंध जो हम बोल रहे हैं उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होके अपने आप में ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बना रहे हैं। अगर अपन सिग्मा बॉन्ड से बना रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ए मॉलिक्यूल का है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन बी का है, और इस तरीके से अपने पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन रहा है। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पूरा पूरा जो लिगेंड है उसी का है और वही उसको डोनेट कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ हमको देख रहा है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो रहा है, the number of the coordination bond formed for a metal ion by its ligands। तो अपन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कह रहे हैं अपने पास, अगर यहाँ पे अपन मॉलिक्यूल को समझे तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया कि कितने वो डेटिव बॉन्ड बना रहा है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिगेंड के अकॉर्डिंग अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, टू फॉर्म टू द मेटल आयन, तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसी के अकॉर्डिंग हम देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या क्या होगा इसके अंदर, इट इज एवन नंबर। तो एवन नंबर का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात करेंगे तो वो हमेशा सम नंबर होगा, विषम नहीं। सम मतलब जो इवन जो हम बोल रहे हैं, इवन का मतलब 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1 3 5 7 अपने पास में बॉन्ड अपने पास वहां पे हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास इवन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपन चार्ज देखते हैं, तो जनरल केस में हम क्या कह रहे हैं कि जब भी हम चार्ज के केस के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो वो उस मेटल के चार्ज का दुगना होगा। ठीक है, कैसे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ Ag+, Ag+ का मतलब उसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का 1 है। अगर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो इसका दुगना, तो अगर इवन नंबर अपने पास ओड नंबर भी होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब एक अपने पास है +1, तो +1 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। इधर अगर अपन निकल कहें तो निकल के +2 है तो इसका मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। कॉपर +2 है तो इसका दुगना +4 हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पे आयरन +3 है तो कितना हो गया, +6। क्रोमियम है तो +3 का मतलब +6 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया।
ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करें, कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में याद रखना ओड कभी नहीं आता है। इट इज यूजुअली डबल द चार्ज ऑफ द मेटल। क्लियर, अभी अभी समझा है। द चार्ज ऑफ ए कॉम्प्लेक्स आयन इज algebraic sum of the charge of the central ions and ligand। तो अपने पास क्या हो गया, अब चार्ज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो चार्ज कैसे हो सकता है, यहाँ पे जो अपन लिगेंड की बात कर रहे हैं तो लिगेंड को हम क्या कह रहे थे, या तो वो एनायनिक होगा। एनायनिक मतलब जो भी लिगेंड है या तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, या फिर उसके ऊपर क्या होगा, कोई चार्ज होगा, यानी न्यूट्रल केस में होगा। और रेयरली केस में पॉजिटिव वाला आ सकता है, वो भी बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जिसके अंदर कोई ना कोई जगह पे किसी ब्रांच पे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर हो। नहीं तो हम क्या करेंगे, एनायनिक फेज और न्यूट्रल जो अपने पास लिगेंड है उसी को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ सिल्वर अपने पास में साइनाइड से अपने पास में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो सिल्वर के ऊपर जो अपने पास मेटल है वो कौन सा हो गया, Ag+। साइनाइड अपन जो लिगेंड बना रहा है वो अपने पास में किसका है, Cn- के फॉर्म में है। यहाँ अभी अभी अपने ऊपर समझाया तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, मेटल के अकॉर्डिंग अगर +1 है तो +2, इसका मतलब साइनाइड के 2 मॉलिक्यूल उससे बाउंड हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर ये यहाँ पे जब भी कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे तो इस तरीके के बॉन्ड से अंदर, जैसे अपन कंसंट्रेशन को बताते हैं ना, मोल पर लीटर वाला अपन बनाते हैं, वैसे ही अपन अगर आयन को बताएंगे तो इस तरीके से अपन एक ब्रैकेट बनाएंगे। फिर उसके बाद ओवरऑल चार्ज उसके बाहर लिखेंगे। तो ओवरऑल चार्ज क्या है इसके अंदर, +1 और इधर -2। कैसे -2, -1 एक साइनाइड के ऊपर, दो के ऊपर 2। तो ओवरऑल जब न्यूट्रलाइजेशन के बाद बचेगा वो कितना होगा, -1। तो +1 -2 और 1। तो इसका मतलब जो भी अपने पास कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा उसका चार्ज हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल अपने पास यहाँ पे है आयरन है तो इसके साइनाइड के फॉर्म में हम इसका चार्ज निकाल सकते हैं। यहाँ पे Fe+3 फेज में अगर मैं कहूँ कि सेंट्रल एटम का चार्ज निकालना है ओवरऑल चार्ज से तो भी निकाल सकते हैं। कैसे, -3 इक्वल टू क्या होगा, -6 प्लस आयरन के चार्ज को अपन x रख दें, तो x को अपन आइडेंटिफाई कर ले तो सेंट्रल एटम का चार्ज को अपन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जो भी अगर यहाँ पे अगर कोई चार्ज नहीं होता तो ओवरऑल जो आयन है उसका टोटल हम क्या करते थे, 0 कर देते। और किसी जिस भी आयन का हमें चार्ज याद है, एनायन का, ठीक है, या लिगेंड का अकाउंट का हमको याद है, तो उसके चार्ज से हम सेंट्रल एटम का चार्ज भी निकाल सकते हैं। द हायर द वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन द मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अपने पास आ गई है कि जब भी अपन किसी आयन की बात कर रहे हैं या कॉम्प्लेक्स एजेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे उसके बाद क्या करें, हायर द वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन द मोर स्टेबल द कॉम्प्लेक्स। तो जितना ज़्यादा उसके ऊपर चार्ज है उसका मतलब उसकी बॉन्डिंग जो भी लिगेंड है उसके साथ में ज़्यादा है। ज़्यादा बॉन्डिंग का मतलब उसके अंदर जो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी वो उतनी ही कम होगी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। और पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखते हैं फेरिक साइनाइड, तो फेरिक साइनाइड को और एक अपने पास है फेरोसाइनाइड। तो फेरी हम बोल रहे हैं तो फेरी साइनाइड का मतलब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम क्या कह रहे हैं, Fe+3 अपने पास चार्ज है, Fe+3 और साइनाइड से बना हुआ है। और इसके अंदर अपन कह रहे हैं फ्लोरो, तो यहाँ पे Fe+2 है। अगर हमने देखा है तो उसके अंदर आयरन के ऊपर दो कितनी वैलेंसी होती है, +2 और +3 के फॉर्म में। तो यहाँ पे वो +3 में है, यहाँ पे +2 में है। तो जो +3 वाला है उसके अंदर अपने आप में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब वो जब चार्ज फॉर्म में Fe+3 तो वो कम स्टेबल हो गया, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से उसके जो साइनाइड Cn- के साथ जो बॉन्ड बनेंगे वो Fe+2 के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होंगे। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से उससे बनने वाला कॉम्प्लेक्स जो अपने पास है वो ज़्यादा स्टेबल है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं types of the complexometric agent classify on the ligand according to the number of the site of attached to the metal ion। तो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि यहाँ जो अपने पास जो कॉम्प्लेक्स अपने पास बन रहा है मेटल से, उससे जुड़ने वाला जो लिगेंड है उसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको समझना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट क्या हो गया हम कि लिगेंड किस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला लिगेंड का टाइप अपने पास आता है यूनिडेंटेड, ठीक है, यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड।
यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड। तो यहाँ पे डेंट, डेंट का मतलब हम जनरली समझते हैं दांत, ठीक है। तो दांत के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आगे अपने पास एक चिलेटिंग एजेंट भी वर्ड आएगा। तो इसीलिए हमने जब ये बांध रहे हैं तो ये दांत की तरह किसी चीज को पकड़ देना, वैसे अपने वर्ड को पकड़े। अगर अपने दोनों दांत से किसी चीज को पकड़ूं तो ऊपर और नीचे के दोनों दांत आ रहे हैं तो वो बाइडेंटेड हो जाएगा। अगर एक ही दांत से किसी को समझाना हो तो वो मोनोडेंटेड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने क्या कहा है, यूनिडेंटेड। तो मेटल जो अपने पास है आयन, वो एक ही टाइप के लिगेंड से अगर बाउंड हो रहा है तो लिगेंड और द सिंपल लिगेंड, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सिंपल लिगेंड, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड। तो यहाँ पे अपने पास क्या होगा, जनरली द लिगेंड अटैच टू द मेटल इज वन साइड। तो वन साइड के मतलब जो सिर्फ अपने आप में एक लोन पेयर डोनेट कर सकता हो, ठीक है, तो उसको हम बात कर रहे हैं। या फिर अपन क्या कह रहे हैं, जिसके ऊपर एक माइनस चार्ज है। माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया कि उसके ऊपर ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसने एक चार्ज अपने आप में लेके अपने आप में एक स्टेबल आयन बनाया है, ठीक है। अगर मैं क्लोराइड की बात करूं तो क्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अपने आप में स्टेबिलिटी के लिए वो एक एटॉमिक स्टेट से एनायनिक फेज में गया, मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया चार्ज फॉर्म में आने के लिए, और -1 चार्ज बना के अपना ऑक्टेट जो आउटर मोस्ट सेल है उसको पूरा किया, तो वो स्टेबल फेज में आया। तो इस तरीके से उसके बाद एक तो खुद का लोन पेयर था और एक उसने किसी से लेके एक आयनिक चार्ज बनाया, तो ओवरऑल -1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, वो भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl माइनस, I माइनस, ब्रोमाइड माइनस, साइनाइड माइनस हो गया अपने पास। अमोनिया के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लॉन पेयर है। वाटर के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो वाटर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो उसके शेप के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि वो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है। अगर जनरली तुम कहोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है H2O के अंदर, मगर यहाँ पे अगर हम कहें वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, तो उसकी स्ट्रक्चर वी शेप होने की वजह से उसका एक साइड का इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो सकता है लोन पेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर एक एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या -1 वाला अपने पास एनायन अगर बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम यूनिडेंटेड बोलेंगे, फॉर्मिंग द वन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और capable of denting the one unshared pair of electron. It's mean that it's sharing only the one share of the pair of electron. Here is an example of the silver. Silver has accepting the two types of the ligands, and here is the one is the ammonia and second is also ammonia, and they are accepting the one lone pair of electron from the ammonia, and that is a monodentate and that is also a monodentate. We can speak here also a यूनिडेंटेड एंड सिंपल डेंटेड। इधर अगर हम देख रहे हैं कॉपर +2, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो गया, +2 चार्ज है। तो जैसा कि अपन ने समझा +2 चार्ज है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया, मतलब ये 4 तरह के बॉन्ड अपने आप में डेटी बॉन्ड बना सकता है। मगर जहाँ पे जो डोनेट करने वाला है वो क्या है अपने पास अमोनिया, वो सिर्फ एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स आयन बनने के लिए कितने अमोनिया चाहिए अपन को, 4 अमोनिया चाहिए। ओके, तो Cu+2 अपने पास है, तो 4 अमोनिया अपने पास है मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूट्रल फेज में है, उनसे बॉन्ड बना के अपने पास +2 चार्ज अपने आप में बना रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास +2 चार्ज वाला एक कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन हो गया यूनिडेंटेड या मोनोडेंटेड के फॉर्म में। इसी के बाद में अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है इसके अंदर बाइडेंटेड। बाइडेंटेड मीन एज द नेम शोइंग द बाइडेंटेड मीन द टू टाइप्स ऑफ द बॉन्ड इज फॉर्मिंग बाय द वन सिंगल मॉलिक्यूल्स। Here is an example of the ethylene diamine. Ethylene diamine have a structure attached with the two NH2 amine groups. It means the two types of the lone pair of electron is there. Nitrogen have the one electron pair is here and one electron pair is here. But the molecule is one. Okay, that type the one molecules can bind with the +2, and we know that the Cu+2 have the tendency to form the 4 coordination number. That means the copper +2 can form the 4 coordination bond or dative bond. That means the +2 form 1 2 3 4 4 coordination bond by the help of the two molecules of the ethylene diamine. Because of the ethylene diamine have a one ethylene diamine have a two NH2 group. It's mean the two ethylene diamine है can form the 4 dative bonds. तो यहाँ पे अपने आप में क्या पता लग गया कि यहाँ पे एथाइलिन डायनेमिन 2 एमीन, यहाँ पे एक डेटिव बॉन्ड, इसने एक डेटिव बॉन्ड, मतलब एक मॉलिक्यूल्स 2 डेटिव बॉन्ड बना रहा है। तो 2 मॉलिक्यूल्स होंगे तो 4 डेटिव बॉन्ड बन जाएंगे।
तो इस तरीके से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स ने एटम को जबड़े की तरह पकड़ा हुआ है, ठीक है, चेव की तरह। तो यहाँ मेटल आयन बीच में है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एक चिलेशन नेचर शो कर रहा है। तो जब भी हम अगर कॉम्प्लेक्सिव एजेंट के अंदर चिलेटिव एजेंट की बात करेंगे, तो जब भी हमारा बात होगा तो वो कभी भी मोनोडेंटेट नहीं हो सकता। द स्टार्टिंग ऑफ द बाइडेंटेट, मतलब मिनिमम जो अपने पास है चिलेशन के लिए रिक्वायरमेंट बाइडेंटेट होना जरूरी है, ठीक है। बाइडेंटेट के बाद में होगा वो चिलेशन बना सकता है, मगर मोनोडेंटेट चिलेशन नहीं बना सकता है, क्योंकि अपने पास दो बॉन्ड बनाएगा जब भी वो किसी चीज को चेयर की तरह पकड़ सकता है। तो यहाँ पे अपने पास बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। इसी के अकॉर्डिंग हम वापस जाते हैं टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट मतलब वहां पे वापस हम बात करेंगे एक ही मॉलिक्यूल से, मगर वो चार तरह के डेटिव बॉन्ड्स अपने आप में बना सकता है। तो यहाँ पे अपने पास एग्जांपल हो गया डाई एथिलीन ट्राइमीन। डाई एथिलीन ट्राइमीन मीन्स देयर इज अ 1 2 3 तीन नाइट्रोजन ग्रुप अपने पास है, जिसके ऊपर तीन अपने पास क्या हो गया 1 2 3 तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर यहाँ पे ये किसी मेटल आयन से अगर बॉन्ड बना रहा होगा तो एक दो तीन तीन तरह के डेटिव बॉन्ड बनाएगा और चिलेशन नेचर शो करेगा, मतलब तीन तरफ से ये किसी मेटल आयन को पकड़ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के अपन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे ट्राइडेंटेट, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया डाई एथिलीन ट्राइमीन। अब यहीं पे एक एग्जांपल अपने पास आ रहा है टेट्राडेंटेट लिगेंड। टेट्राडेंटेट लिगेंड मतलब जो मॉलिक्यूल्स अपने आप में चार तरह के डेटिव बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब मॉलिक्यूल एक है मगर वो चिलेशन कितनी जगह से कर रहा है, चार जगह से कर सकता है, ठीक है। तो चार जगह से अपने पास लिगेंड बना सकता है, तो इसका मतलब वो भी चिलेटिंग एजेंट बनाएगा, पकड़ेगा। तो यहाँ पे ट्राई एथाइलिन टेट्राइमिन, तो ट्राई एथिलीन मतलब ये अपने पास एथाइलिन 1 एथाइलिन 2 एथाइलिन, तो ट्राई एथाइलिन 1 2 3। और एथाइलिन ग्रुप के दोनों तरफ क्या है अपने पास NH2 NH NH NH2, और हर नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर कोई मेटल आयन यहाँ पे आता है तो ये अपने पास क्या कर सकते हैं, उससे अपने पास टेट्राडेंटेट फॉर्म में चिलेशन के फॉर्म में बना सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पे मैं कॉपर+2 आयन रखूँ तो एक मॉलिक्यूल ही अपने पास सफिशिएंट होगा उसके साथ में डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए। एक ये बना देगा, एक ये बना देगा, एक ये बना देगा और एक ये बना देगा। तो ओवरऑल कॉपर+2 को अपने पास कितने चाहिए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो एक ही मॉलिक्यूल से अपने पास में कॉपर+2 को अपने पास चार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अपने आप यहाँ से इजीली एक मॉलिक्यूल से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ हमने जितने जितने वो बॉन्ड बना रहे हैं लिगेंड, उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते जा रहे हैं, ठीक है। एक बना रहा है तो मोनोडेंटेट, दो बनाया तो बाइडेंटेट, तीन बनाया तो टेट्राडेंटेट, और चार बना रहा है लिगेंड एक ही मॉलिक्यूल से, उसको टेट्राडेंटेट बोल दिया। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको नाम दे सकते हैं, पेंटाडेंटेट भी हो सकता है, हेक्साडेंटेट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तो उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर है कि उसके अंदर कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको वो बॉन्ड बनाने में काम में ले रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने एक वर्ड यूज किया था बीच में, चिलेशन। व्हाट इज द मीन अबाउट फॉर द चिलेशन? So chelate is a complex form between the ligand containing the two or the more donor group and the metal to form ring structure and heterocyclic ring or the chelate rings। तो यहाँ पे जनरली हम क्या कह रहे हैं, चिलेट। तो यहाँ पे जो चिलेट बना रहा है, जो अपने पास लिगेंड जो चिलेट बना रहा है, तो यहाँ पे अपन वापस पुराने वाले एग्जाम्पल पे जाते हैं। मान लो ये अपने पास ट्राइडेंटेड है, जो अपने आप में किसी मेटल आयन से तीन तरह के लिगेंड बनाता है। अगर ये तीन तरह से लिगेंड बना रहा है तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, किसी मेटल आयन को तीन तरफ से डेटिव बॉन्ड से पकड़ रहा है। तो इसकी वजह से जब वो पकड़ रहा है तो ये जो अपने पास है लिगेंड बनाने वाला मॉलिक्यूल, इसको हम अपन क्या रख देंगे, चिलेट बोल देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, चिलेट, ठीक है। इट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द, तो ये अपने पास क्या बन गया, चिलेट बन गया। और जो अपने पास में ये मॉलिक्यूल बना रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, चिलेटिंग एजेंट। और जो रिएक्शन हो रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं, चिलेशन। तो इसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेनिंग द टू और मोर डोनर ग्रुप्स विच कंबाइंड विद द मेटल टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स हैव द रिंग स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस को जो अपने पास बना रहा है, जो लिगेंड बना रहा है उसको हम बोल रहे हैं चिलेटिंग एजेंट, जो बन रहा है उसको हम बोल रहे हैं चिलेट, और ओवरऑल जो रिएक्शन हो रही है उसको हम बोल रहे हैं चिलेशन। क्लियर? अब यहाँ पे अपने पास एक वर्ड आया है हेट्रोसाइक्लिक रिंग और चिलेट रिंग। तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग से हम यहाँ ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोकार्बन रिंग के साथ साथ बीच में अपने पास में अब हेट्रो एटम आया है। तो हेट्रो एटम मतलब
जो हमने कैटिनेशन नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ा है। तो कैटिनेशन नेचर इज ए नेचर ऑफ ए कार्बन, कार्बन कैन फॉर्म द फोर sigma bonds and it can increase their branches the infinite types, that is the network of चिलेटन। तो अपने पास करेंगे कैटिनेशन नेचर। तो कैटिनेशन नेचर अपने पास है, श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया वो कार्बन के अंदर होती है। कार्बन कितनी ही लंबी श्रृंखला बना सकता है, मगर उस श्रृंखला के अंदर हमने बीच में ब्रेकअप करके अगर कोई मेटल आयन या ये कोई दूसरा एटम हमने वहां पे रख दिया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, तो वो अपने आप में क्या कराएगा, हेट्रो एटम, क्योंकि वो श्रृंखला के बीच में आ गया। तो इस तरीके के जो अपने पास अगर ये किसी एटम से जुड़ रहा है तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के फॉर्म में ये अपने आप में फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये भी फर्दर क्लासों में तुम हेट्रोसाइक्लिक एजेंट को डिटेल में पढ़ोगे। चिलेट आर द यूजुअली इनसोलुबल इन वाटर बट सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, चिलेट अपने आप में किस में डिजोल्व हो रहा है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, चिलेट वही बनाएगा जिसके अंदर कार्बन ज़्यादा है, ये अपने हेटेरोएटम्स के अकॉर्डिंग लोन पेयर करके बना रहा है। तो ओवरऑल वो अपने आप में क्या कर रहा है, अपने चार्ज का लॉस कर रहा है। जब वो अपने चार्ज का लॉस करके अपने आप में हायर चार्ज से लोअर चार्ज पे आ रहा है, या फिर हायर चार्ज से न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसकी पोलरिटी कम हो रही है। अगर हम वाटर को गए तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, और उसके अंदर अगर अपन नॉन पोलर मिलाएंगे तो वो अपने आप में क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा। मगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अपने पास क्या है, नॉन पोलर है। तो यहाँ पे जो चिलेशन बना रहे हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। तो हेक्सेन हम बोल सकते हैं, ईथर हो सकता है, जिसके अंदर जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आयन है वो डिसॉल्व इजीली होंगे, क्योंकि वो नॉन पोलर नेचर के। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास आता है, सिक्वेंशियल एजेंट। सिक्वेंशियल एजेंट की अगर हम बात करें तो सिक्वेंशियल एजेंट क्या हो गया, लिगेंड विच फॉर्म द वाटर सोलुबल चिलेट। तो जब भी अपन कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, लिगेंड के मेटल के साथ में कोई लिगेंड अपने आप में जुड़ के कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं, ठीक है। उसका नेचर क्या है, लिगेंड विच फॉर्म द वाटर सोलुबल चिलेट। तो जो अपने पास जो मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स आयन बना, वो अपने आप में क्या है, अपने आप में कि वो वाटर के अंदर डिसोल्व हो सकता है। इसका मतलब सिक्वेंशियल एजेंट वो एजेंट होंगे जो अपने आप में जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उसके अंदर कुछ पॉलरिटी उसके अंदर बच रही है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि वो वाटर में डिसोल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अपने पास ईडीटी अपने पास है, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो हम बोल रहे हैं, वो अपने आप में अगर लिगेंड बनाएगा तो उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो पोलरिटी को जनरेट करता है, ठीक है। आयनिक फेज भी उसके अंदर है, ऑक्साइड आयन अपने पास है तो C00- उसके अंदर है। तो वो उस तरीके के जो अपने पास लिगेंड बनाने वाले जो अपने पास कंपाउंड है वो वाटर सोलुबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसको अपन सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट, जो अपने सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट है उनको हम सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट बोलेंगे। तो इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जो अपने लिगेंड बना रहे हैं किसी मेटल के साथ, मगर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो वाटर में सोलुबल है। ये आ चुका है गेट के एग्जाम में भी, याद रखना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, यहाँ हम ओवरऑल कंसेप्ट समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, डेटिव बॉन्ड क्या है, सेंट्रल एटम क्या है, चिलेट क्या है, चिलेटिंग एजेंट क्या है अपने पास, और किस तरीके से अपने पास जो लिगेंड बनाने वाले कंपाउंड है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। जितने वो लोन पेयर देंगे किसी मेटम से जुड़ने के लिए, उसी को हम उसके अकॉर्डिंग डेंटेड के फॉर्म में लिख देंगे, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, जैसा उसका नाम है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन जो रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स की वो किस तरह की होती है उसको समझ लिया। किस तरह से आयन के ऊपर हम चार्ज से अपन सेंट्रल एटम का चार्ज निकाल सकते हैं उसको हमने स्टडी कर लिया। ओवरऑल चार्ज जो हमें कॉम्प्लेक्स के ऊपर रखना है वो हमने स्टडी कर लिया, और किस तरीके से हम किसी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे वो हमने समझ लिया। रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह का ब्रैकेट लगाएंगे और ओवरऑल जो चार्ज है वो उसके ऊपर लिखेंगे। मतलब ये जो चार्ज है +2, ये ओवरऑल पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, कॉपर +2 का चार्ज नहीं है, ओवरऑल पूरा जो कॉम्प्लेक्स है उसके चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? यहाँ पे हमने लिगेंड बनाने वाले को एनायनिक फेज या न्यूट्रल फेज के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं,
अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो हम कर रहे हैं, यहाँ जिसका प्रिंसिपल हमने समझा था कि कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा जो अपने आप में या तो खुद कलर दे के अपने पास में आइडेंटिफाई कर देगा हमको कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या कोई इंडिकेटर हम डालेंगे जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन खत्म होने के बाद या तो खुद कॉम्प्लेक्स बनाए या कुछ अपना कलर इस तरीके से शो कर दे कि जिससे हमें पता पड़ जाए कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को भी हम 4 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। डायरेक्ट टाइट्रेशन, डेक टाइट्रेशन, रिप्लेसमेंट टाइट्रेशन और एल्काइलीमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो जिसको हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पार्ट थर्ड के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू।